नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी के हर एक पहलू को खोल कर रखने वाले हैं जो विश्वास, धोखे और खुद को पूरी तरह से बदल लेने के एक बेहद भावुक सफर पर ले जाती है। एक ऐसी मास्टर क्लास जो इंसानी फितरत की गहराइयों को छूती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सफर की शुरुआत होती है हमारे 15 साल के मेन कैरेक्टर की एक बहुत ही खास फिलॉसफी से। उम्र भले ही सिर्फ 15 साल हो, पर तजुर्बा किसी मंजे हुए शातिर अपराधी से बिल्कुल कम नहीं। उसका मानना है कि एक लालची इंसान को लूटना सबसे आसान काम है क्योंकि उसे अपने पैसों की फिक्र होती है, लेकिन एक बेपरवाह इंसान को लूटने में वो मजा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद उसे पता ही ना चले कि वो लूट चुका है। सोचिए, ये काफी प्रैक्टिकल और उतनी ही कोल्ड ब्लडेड सोच है। भाग 1, द थीफ मीट्स हिज टारगेट। चलिए देखते हैं कि शिकार और शिकारी आमने सामने कैसे आते हैं। यहाँ इन दोनों किरदारों के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ है हरी सिंह, जो वैसे उसका असली नाम बिल्कुल नहीं है। पुलिस और अपने पुराने शिकारों से बचने के लिए ये लड़का हर महीने अपना नाम बदल लेता है, बेहद कैलकुलेटेड। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का एक लंबा सीधा साधा और बिल्कुल लापरवाह सा लेखक, जिसकी आमदनी का कोई ठिकाना ही नहीं है। दोनों की दुनिया एकदम अलग है। भाग 2, बिल्डिंग अ फेक फ्रेंडशिप। आखिर एक धोखेबाज अपने शिकार को फंसाता कैसे है? ये हिस्सा मैनिपुलेशन यानी सामने वाले को अपने जाल में फंसाने का एक परफेक्ट एग्जांपल है। शुरुआत होती है एक झूठी तारीफ से कि भाई तुम तो बिल्कुल पहलवान जैसे दिखते हो। फिर काम और खाने की मांग की जाती है और सबसे बड़ा दांव, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये झूठ बोलना कि खाना बनाना आता है। मकसद सिर्फ एक था, इसी की तरह जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल के कमरे में एंट्री लेना। लेकिन ये सफेद झूठ पहली ही रात एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल जाता है। खाना इतना भयानक बना था कि अनिल ने उसे सीधे गली के कुत्तों को डाल दिया। सोचकर देखिए, कोई और होता तो शायद उसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकाल देता, लेकिन अनिल ने वहां गुस्सा नहीं बल्कि दयालुता दिखाई। उसने न सिर्फ उस लड़के को खाना बनाना सिखाने का फैसला किया, बल्कि उसका नाम लिखना, पूरे वाक्य बनाना और मैथ सिखाने का भी वादा किया। फिर अगले 1 महीने तक उस कमरे में एक डेली रूटीन सेट हो जाता है। सुबह की चाय बनाना, बाजार से रोज का सामान लाना और उन्हीं सामान के पैसों में से चुपचाप हर दिन 2 से 3 रुपए अपनी जेब में डाल लेना। अब मजेदार बात यह है कि अनिल इस रोजाना की छोटी सी चोरी के बारे में पूरी तरह जानता था, पर उसने इसे नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। और उधर हरी सिंह, वो तो बस अनिल के किसी बड़े पीछे के आने का इंतजार कर रहा था। भाग 3, द मिडनाइट रॉबरी। और आखिरकार वो बड़ा मौका आ ही जाता है। अनिल अपनी एक पब्लिश हुई किताब की मोटी पेमेंट लेकर घर लौटता है। गद्दे के नीचे सोते वक्त दबाए गए 600 रुपए, वो भी 50-50 के कड़क नोटों में। इस रकम को देखते ही उस 15 साल के चोर की वो दिखावटी शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अनिल ने कितने भरोसे के साथ वो पैसे वहां रखे थे, पर हरी सिंह के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट था, जिसे वो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता था। आधी रात को जब इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा होता है तो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट उभर कर सामने आता है। एक तरफ अनिल का चेहरा है, नींद में एकदम शांत, बेफिक्र और मासूम। दूसरी तरफ उस जवान चोर का चेहरा, तनाव से भरा, दांत धब्बों वाला, और जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चोरी को सक्सेसफुल बनाने पर है। भाग 4, क्राइसिस एट द स्टेशन। पैसों को अपने पजामे के नाड़े से कस के बांधकर ये चोर बड़ी ही आसानी से रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रात की 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस बिल्कुल सामने खड़ी है। भागने का रास्ता पूरी तरह से साफ है, टिकट लेने का तो सवाल ही नहीं था। फिर भी एक अचानक अनसुलझी मनोवैज्ञानिक कश्मकश इस 15 साल के लड़के के कदमों को वहीं रोक देती है। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने उसे उस ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया? अपनी चोरी के लंबे तजुर्बे के हिसाब से ये लड़का लोगों के रिएक्शंस को बहुत अच्छे से कैटेगराइज करना जानता है। लालची इंसान पैसे चोरी होने पर डर जाता है, अमीर इंसान गुस्से से भर जाता है, गरीब इंसान बेबसी से सब कुछ स्वीकार कर लेता है। लेकिन हरी सिंह को इस बात का गहरा एहसास होता है कि अनिल इन 600 रुपयों के जाने पर नहीं रोएगा, बल्कि वो इसलिए टूटेगा क्योंकि उसका भरोसा तोड़ा गया है। ये रियलाइजेशन सब कुछ बदल देता है। भाग 5, द पावर ऑफ एजुकेशन। वक्त गुजरता जा रहा था। 10:30 बजे वो ट्रेन आंखों के सामने से निकल जाती है। 11 बजे तक वो नवंबर की उस ठिठुरती हुई सर्दी में एकदम खाली बाजार में अकेला भटक रहा होता है। और रात के ठीक 12 बजे जब वो क्लॉक टावर के नीचे बैठता है तो तेज बारिश उसके चुराए हुए नोटों को पूरी तरह से भिगो देती है। जिस्म को चीर देने वाली उस ठंड के साथ साथ उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, एक मनोवैज्ञानिक जागृति आकार ले रही थी। क्योंकि सच तो ये है कि चोरी की असली कीमत वो 600 रुपए नहीं थी। असली चोरी तो वो खुद अपने साथ कर रहा था। वो अपनी पढ़ाई लिखाई, पूरे और सही वाक्य लिखने की काबिलियत, पैसों का हिसाब रखने का हुनर, समाज में एक सच्ची इज्जत और आगे चलकर ईमानदारी से कमाए जाने वाले उन पैसों को ठुकरा रहा था जो इन चुराए हुए 600 रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती होते। वो इस चोरी में इतना अंधा हो गया था कि अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कर बैठा था। भाग 6, फॉरगिवनेस एंड